Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos we have started our chapter number 10, 18th century and political formation. So here we have learned about the old Mughal province and we learn about the Hyderabad. Next the city is Awadh. Now Burhan-ul-Malik Shahadat Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. Burhan-ul-Mulk also held the combined offices of Subedari, Diwani and Faujdari. In other words, he was responsible for managing the political, financial and military affairs of the province of Awadh. बुरहान-उल-मुल्क शाहादत खान को अपॉइंट किया गया था 1722 में सूबेदार अवध का. तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमर्ज पार्ट था, जब एमर्ज हुआ था मुगल एम्पायर, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो अवध का ही था. तो अवध बहुत प्रॉस्परस रीजन में था, बहुत समृद्ध था और कंट्रोल था उसका जो एलुवियल गंगा के प्लेन में, गंगा के जो मैदान थे वहां पर. तो और जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो मेन ट्रेड रूट जो था नॉर्थ इंडिया से लेकर बंगाल तक का, उसके बीच का, वो अवध से ही होकर जाता था. इसके साथ बुरहान-उल-मुल्क को ने सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी तीनों के ऑफिसेस में उनका ही दबदबा था. दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल थे मैनेज करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और जो सैन्य अफेयर्स थे अवध के. बुरहान-उल-मुल्क tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders appointed by the Mughals. बुरहान-उल-मुल्क ने ये कोशिश की कि जो मुगल इन्फ्लुएंस के जितने भी रीजन्स थे अवध में, उनके नंबर्स को रिड्यूस कर दिया. जो जागीरदार्स थे, उन जो मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, उनमें कमी कर दी. उन्होंने ऑल्सो जो साइज थी जागीर की वो भी रिड्यूस की और फिर उसमें अपने जो लॉयल सर्वेंट्स थे उनको उस वैकेंट पोजीशन में जो खाली जगह थी वहां पर उनको भर दिया. फिर अकाउंट्स ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट वर रीअसिस्टेड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट. नवाब कोर्ट के द्वारा जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने जो अकाउंट्स थे जागीरदार्स के, उनको चेक किया कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हुई है रेवेन्यूज में जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी. देन ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड. फिर उसने सीज किया था राजपूत जमींदारों को भी, और जो एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स थे वहां पे जो अफगान से उन्होंने रोहिलखंड को ले लिया था. द स्टेट डिपेंड्स ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन. जो राज्य था वो डिपेंड करता था जो लोकल बैंकर्स थे और जो महाजन थे लोन के लिए. इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स. और उन्होंने उनको ये अधिकार दिया था कि वो टैक्स कलेक्ट करें. These revenue farmers agree to pay the state a fixed sum of money. Local bankers guaranteed the payment of this contracted amount to the state. तो जो रेवेन्यू फार्मर्स थे जिन्हें इजरादार्स कहा गया, वो एग्री हो गए इस एक फिक्स्ड अमाउंट मनी का देने के लिए स्टेट को. जो लोकल बैंकर्स थे उन्होंने गारंटी ले ली उस कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट को देने के लिए स्टेट को. In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. तो उसके बदले में जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई उनको टैक्सेस, अपने टैक्स कलेक्शन के लिए. These developments allowed new social group like money lenders and bankers to influence the management of the state's revenue system, something which had not occurred in the past. तो ये जो डेवलपमेंट थी, इसने नए सोशल ग्रुप को अलाउ किया ना, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, जिन्होंने स्टेट रेवेन्यू सिस्टम को मैनेज करने का बीड़ा उठाया, और ऐसा पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ था. तीसरा स्टेट जो आता है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो है बंगाल. बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खान, हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब, डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस.
तो मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट किया गया था नायब के रूल गवर्नर होता है किसी भी प्रोविंस का, ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, जबकि वो फॉर्मल सूबेदार नहीं था। मुर्शीद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल पावर एंड वेंट विथ दैट ऑफिस, तो उन्होंने जल्दी ही पूरे पावर को सीज कर लिया था और ऑफिस को अपने हाथों में ले लिया था। तो जैसे कि हैदराबाद और अवध के रूलर्स थे, वो कमांड कर रहे थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट्स के, उन्हीं के जैसे। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all the Mughal jagirdars to Orissa and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. तो ये मुगल इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बंगाल से सारे जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया और वहां से उन्होंने दूसरा रीअसेसमेंट रेवेन्यू बंगाल में किया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विथ ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार, और जो रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया जाता था बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ जमींदारों से। एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स, तो उसका ये परिणाम हुआ कि जो जमींदार थे उनको बैंकर से और मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़े। Those unable to pay were forced to sell their lands to larger जमींदार, और जो अनेबल थे वो रेवेन्यू पे करने के, तो उनको फोर्स किया गया कि वो जो बड़े जमींदार हैं उनको अपने लैंड जो है वो बेच दें। The formation of regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the zamindar. The close connection between the state and banker noticeable in Hyderabad and Awadh, as well as the evident in Bengal under the rule of Alwardi Khan. During his reign, the banking house of Jagat Seth became extremely prosperous. तो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जैसे 18th सेंचुरी में बंगाल जो फॉर्मेशन हुआ था उस समय पर, तो उसमें जमींदारों में काफी चेंज आया था उनके बीच में, और जो क्लोज कनेक्शन था वो स्टेट और बैंकर्स के बीच में था। जैसा कि हम देखते हैं हैदराबाद और अवध में हुआ था, वैसे ही साथ में बंगाल में हुआ जिसमें अलवर्दी खान ने रूल किया था, और उसके टाइम पर जो बैंकिंग थी जगत सेठ की वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गई थी, बहुत समृद्ध हो गई थी। If we take a bird's eye view, we can detect three common features among these states. अगर हम चिड़िया की आंख से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये तीनों में तीनों स्टेट्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, एक जैसी चीजें हैं। पहली ये कि दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय ईस्ट वाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दे हैड इनहेरिटेड इन द पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम, कि तीनों में ही जागीरदारी सिस्टम जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में आता था। दूसरा, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड rather than relying upon the officers of the state. All three regiments contracted with revenue farmers for the collection of revenue. तीनों का ही जो मेथड था टैक्स कलेक्शन का वो अलग था। The practice of इजारदारी throughout disapproved of by the Mughals spread all over India in the 18th century. जो इजरादारी थी उसको डिसअप्रूव किया गया था मुगल्स के द्वारा, जो कि पूरे ऑल इंडिया में था 18th सेंचुरी में। Their impact on the countryside differed considerably. The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with rich bankers and merchants. और तीसरा common feature ये था कि तीनों में ही जो emerging relationship था rich bankers के साथ था और merchant के साथ था। These people lend money to revenue farmers, received land and security and collect taxes from these lands through their own agents. अपने खुद के एजेंट्स के द्वारा ये मनी लेंड करते थे रेवेन्यू फार्मर से, उनके लैंड रिसीव करते थे और सिक्योरिटी और टैक्स कलेक्ट करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पूरे इंडिया में जो रिचेस्ट मर्चेंट थे और बैंकर्स थे वो गेन कर रहे थे अपनी नई पॉलिटिकल ऑर्डर को। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर doing next topic, the Watan Jagirs of Rajput. So you have to read this and try to understand it.